गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। 5 मिनट का 5 से 10 मिनट का शॉर्ट रिवीजन होगा और पूरा आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एकदम अच्छा से करा देंगे। कंसेप्चुअली आपका जो चीज रेलिवेंट है और जो चीज जितना पढ़ना है वो चीज मैं करा दूंगा डायरेक्टली। और मेरी क्लासेस आपको चाहिए, मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी। इंटर में खास करके लॉ एंड एथिक्स, ऑडिट, आईडीटी, ओएम एंड एसएम की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी विथ नोट्स। ठीक है, देखिए डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। कंसेप्ट को समझिएगा। पेमेंट ऑफ बोनस जो चीज रेलिवेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए शॉर्ट रिविजन है। 5-10 मिनट की क्लास एकदम फटाफट रिविजन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी पूरा स्कैनर सॉल्व है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, सबसे पहला एप्लीकेबल कहाँ है ये जानना है। बोलता है एवरी फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री मतलब सारी फैक्ट्री कवर है। दूसरा, एनी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉइज आर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स। मतलब सीधा सा बात है, दो चीज याद रखना एप्लीकेबल में। हर फैक्ट्री में पेमेंट ऑफ बोनस है, मान हर फैक्ट्री को बोनस देना पड़ेगा। दूसरा, वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय साल में एक दिन भी काम करेंगे, आर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। समझ में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक दिन भी काम करेंगे तो चलेगा। तो मेन चीज है हर फैक्ट्री और वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पूरा एक अकाउंटिंग ईयर में एक दिन भी काम करेंगे तो चलेगा। मेन पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, एवरी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, बस। दूसरा है एलिजिबल एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए। सीधा सा बात है, एन एम्प्लॉय हुज सैलरी नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ, मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 21,000 तक। दूसरा, एम्प्लॉय वर्किंग इन द एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज, मतलब कम से कम एक साल में 30 दिन काम किया हो तब उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। ठीक है, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए, जिस एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है और कम से कम साल में वो 30 दिन काम किया। बस दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबल किस किस पे एक्ट एप्लीकेबल है, सारा फैक्ट्री, वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दूसरा, एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, एलिजिबल एम्प्लॉय वही है जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है और कम से कम वो 30 दिन काम किया है एक साल में। तीसरा पॉइंट, सैलरी, सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फूड अलाउंसेस, बस। अब जो 30 वर्किंग डेज काउंट करते हैं उसमें कौन कौन सा डेज काउंट होगा, देखिए, लेड ऑफ डे प्लस पेड लीव प्लस एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट। तीसरा, मेटर्निटी लीव। देखिए एक चीज लिखा है, ले ऑफ मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के कारण आज वर्क बंद हो गया, सपोज कोई रॉ मटेरियल नहीं मिला एम्प्लॉयर को, उसके कारण प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो कोई भी कारण जिसके कारण एम्प्लॉयर के कारण आज काम बंद हुआ, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के कारण काम बंद किया है। दूसरा, पेड लीव, एम्प्लॉय को जो जितना पेड लीव पे लागू है वो पेड लीव लिया। एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण डिसेबलमेंट हो गया, उसके कारण काम नहीं कर पाया, और ये लेडीज लोगों के लिए मैटरनिटी लीव रहती है, उसको कंसिडर किया जाता है। बस ये 30 वर्किंग डेज में इतना ही जानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस क्या होता है। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो चीज रेलिवेंट है। मिनिमम बोनस बोलता है 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher। सपोज मैंने 100 क्यों लिया है, यदि एम्प्लॉय का एज 15 साल और उससे ज्यादा है तो उसका मिनिमम बोनस 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher होगा, और यदि उसका एज 15 साल से कम है तो 60 whichever is higher होगा। मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल वेदर और नॉट, मतलब प्रॉफिट है या नहीं है कंपनी का बुक्स में, या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट या एलोकेबल सरप्लस मतलब प्रॉफिट समझिए, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, मिनिमम बोनस आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस मस्ट बी पेड ऑन एनी सिचुएशंस वेदर देयर इज अ प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। If salary exceed rupees 7,000 per month, then minimum bonus will be calculated on 7,000। यदि किसी का सैलरी 7,000 से ज्यादा है
सपोज 10,000 है तो मिनिमम बोनस का कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम सैलरी 7,000 के बेसिस में कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये रूल ही है। तो मिनिमम बोनस के लिए सैलरी 7,000 हो गया, मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ सैलरी, ठीक है। और एक पॉइंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ पूजा बोनस विथ मेन बोनस। यार पूजा बोनस को बोलते हैं इंटरियम बोनस, जो छोटा छोटा पूजा के लिए दिया जाता है। तो इंटरियम बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है, मस्ट बी एडजस्टेड विद फाइनल बोनस। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, कंपनी मिड ऑफ द ईयर पेड होली बोनस। होली बोनस कंपनी ने 100 रुपया दिया। एम्प्लॉय सैलरी इज रुपीज 4,810 रुपया एम्प्लॉय का सैलरी। एट द एंड ऑफ द ईयर मिनिमम बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय विल बी। जो मिनिमम बोनस उन्होंने निकाला 400 रुपया होना चाहिए, लेकिन पूजा बोनस इंटरियम बोनस 100 रुपया दिया था, तो नेट 300 देके सेटलमेंट हो सकता है। मतलब इंटरियम बोनस जो पूजा बोनस दिया जाता है वो फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। मैं शॉर्ट रिवीजन सारा का करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहला देखिए, आगे कंप्लीट करते हैं फिर शॉर्ट रिवीजन देंगे, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। बोनस का टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब कितना टाइम में बोनस देना चाहिए। लिखता है दो केस होता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट रिलेटेड टू बोनस, मतलब बोनस को लेके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है। यदि डिस्प्यूट का केस होगा तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा वहां से 1 महीना के अंदर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा। और डिस्प्यूट का केस नहीं होगा तो विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जहां क्लोज होता है वहां से 8 महीना के अंदर एम्प्लॉयर को बोनस देना पड़ेगा। तो दो केस, यदि नॉर्मल बोनस कब देना पड़ेगा, अकाउंटिंग ईयर जहां खत्म होगा वहां से 8 महीना के अंदर। और कोई झमेला चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब डिस्प्यूट का सोल्यूशन होगा, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा डिस्प्यूट का, वहां से 1 महीना के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। सपोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस ही नहीं देना चाह रहा है, जान करके बोनस नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉय के पास क्या हक है, क्या अधिकार है गवर्नमेंट का दिया हुआ कि वो एम्प्लॉयर से बोनस निकाल सके। सिंपल सा बात है। एम्प्लॉयर बदमाश है तो क्या करेंगे, ठीक है। बोलता है एम्प्लॉय, खुद एम्प्लॉय या उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या कोई लीगल हायर एप्लीकेशन दे सकता है एप्रोप्राइट गवर्नमेंट। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, समझ लीजिए। तो एप्रोप्राइट गवर्नमेंट वर्ड ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट को एम्प्लॉय चिट्ठी देगा और एप्रोप्राइट गवर्नमेंट अपना इंक्वायरी करेगा, और जब लगेगा कि नहीं एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए तो वो क्या करेगा, कलेक्टर को ऑर्डर देगा कि इसका एम्प्लॉयर को बोलो बोनस देगा। तो रूल देखिए सिंपल सा है, एम्प्लॉय या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मेक एप्लीकेशन टू द एप्रोप्राइट गवर्नमेंट, और इफ एप्रोप्राइट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन इशू सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर फॉर पेमेंट। कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट देगा, कलेक्टर एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा बोनस। सिंपल सा चीज। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस। पेमेंट ऑफ बोनस का डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर एंड थ्रेट। यदि एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा हो रहा है, वो थिफ्ट करता है जिसके कारण कंपनी का एसेट को कोई नुकसान होता है, कोई चोरी करता है एम्प्लॉय, तो उसको बोनस नहीं दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वेरी शॉर्ट रिवीजन अब करा रहे 2 मिनट में, सारा चीज सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अप्लीकेबल कहाँ है, हर फैक्ट्री में और वह एस्टैब्लिशमेंट में जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, खत्म। एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, जिसका सैलरी 21,000 से कम है और वो कम से कम 30 दिन काम किया, ठीक है, 1 साल में। मिनिमम बोनस क्या, 8.33% ऑफ सैलरी और 100 विच एवर इज हायर। यदि एज उसका 15 साल और उससे ज्यादा है, ठीक है, एज 15 साल से कम होगा तो 60 ले लेंगे। मिनिमम बोनस हर सिचुएशन में देना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि एम्प्लॉय का सैलरी 7,000 से ज्यादा है, 10,000 है सपोज, तो बोनस कैलकुलेट करते समय 7,000 ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बोनस 20%। पूजा बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है, यस हो सकता है। इंटरियम बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। बोनस कब दिया जाएगा, जब विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यदि डिस्प्यूट होगा तो जब डिस्प्यूट सेटल होगा वहां से 1 महीना के अंदर, ठीक है। बोनस रिकवर करने का क्या प्रोसीजर है, एम्प्लॉय का एप्लीकेशन देगा अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास, अप्रोप्राइट गवर्नमेंट सब चीज का चेकिंग करेगा, उसके बाद एक तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा कलेक्टर को फॉर पेमेंट के लिए, कलेक्टर एम्प्लॉयर को दे देगा और एम्प्लॉयर बोनस दे देगा, काम कर।
किस किस ग्राउंड में बोनस नहीं दिया जा सकता है? यदि एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा, वायलेंट बिहेवियर होगा एम्प्लॉय का, या फिर होगा। ठीक, मेरा क्लास आपको चाहिए, मेरे मेरे जाके यूट्यूब में लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। और चार्जेस बियर मिनिमम में, बस ये 1000 स्टूडेंट के लिए 900 स्टूडेंट हो चुके हैं, सिर्फ लेफ्ट बचे हुए हैं 100 स्टूडेंट। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज टॉपिक करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट में पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट समरी करा रहा हूँ, और जिस चीज को मैं हाईलाइटेड करके रखा हूँ रेड पेन से, उसको एकदम याद करना है। याद हो जाएगा, आप सुनेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और मेरी क्लास चाहिए तो मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरा सारा नोट्स मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाएगी। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये जो एक्ट है 3 स्कीम को कवर करता है। ध्यान से सुनना है खाली। ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये एक्ट बनाया गया था एम्प्लॉय के लिए, ये आप याद रखिएगा, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए एक्ट बनाया गया है, इसलिए नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है। समझ में आ गया कि एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है। तो क्या क्या बनाया गया इसमें? 3 स्कीम। एक है ईपीएफ स्कीम बोलते हैं, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, मतलब प्रोविडेंट फंड स्कीम याद रखिएगा, एम्प्लॉय के लिए बनाया तो एम्प्लॉय तो याद रहेगा। दूसरा पेंशन स्कीम, तीसरा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम। आप याद रखना है। याद कैसे रखना है? पहला क्या, प्रोविडेंट फंड का स्कीम है, दूसरा पेंशन का स्कीम है, तीसरा इंश्योरेंस का स्कीम है। अब ध्यान से सुनिए क्या चीज, तीनों स्कीम बोलना क्या चाहता है। ठीक है, जिस चीज को हाईलाइटेड किया हूं एकदम पढ़ के जाना है, रेडिंग वाला। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड स्कीम में क्या होता है, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, लमसम अमाउंट गिवन टू एम्प्लॉय ऑन रिटायर, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, काम करते करते 58 ईयर्स में रिटायर हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद वो काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम किया इतना साल, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल उसका पीएफ का जो पैसा जमा करती है, उसमें से एक बड़ा अमाउंट उसको हर साल का, हर मंथ में जो जमा होते होते एक बड़ा अमाउंट हो जाता है विद इंटरेस्ट के साथ, वो पैसा एम्प्लॉय को दे दिया जाता है कि जाओ तुम मेरे यहाँ इतना साल किए, तुमको एक तो रिटायरमेंट में बड़ा सारा अमाउंट दे दिया, उससे तुम घर खरीदो, बच्ची का शादी करो, फ्यूचर में सर्वाइवल करो, जो करना है करो। तो सिंपल सा है, देखिए प्रोविडेंट फंड स्कीम में सिर्फ इतना याद रखना है, लमसम अमाउंट दिया जाता है रिटायरमेंट में, तो रिटायरमेंट स्कीम याद रखिएगा, काम खत्म। इस एम्प्लॉय, देखिए प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, हर मंथ जब जितना दिन आप काम करोगे, आपका सैलरी में से 12% जो है परसेंटेज हम बताएंगे, एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, एक फंड बनाया जाता है जिसमें एम्प्लॉय कुछ पैसा देता है और एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है, 12% दोनों जन देते हैं। और वो जब एम्प्लॉय जब जॉब छोड़ेगा, उसमें बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा, वो एम्प्लॉय को दे देंगे उसका सर्वाइवल के लिए। सिंपल सा है। तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड में सिर्फ इतना याद रखना है कि लमसम अमाउंट दिया जाता है रिटायरमेंट में, और कुछ देखिए हाईलाइटेड भी किया गया, लमसम अमाउंट रिटायरमेंट में। इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा? बोथ, बोथ मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। बस क्या याद रखना है, लमसम अमाउंट दिया जाएगा रिटायरमेंट में, और कंट्रीब्यूट करेगा दोनों जन देंगे इस स्कीम में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में क्या होता है ना, जब एम्प्लॉय 58 साल का उम्र में जब जॉब छोड़ देगा, 58 साल 60 साल की उम्र में, तब उसको मंथली पेंशन दिया जाएगा। वर्ड में लिखा हुआ है मंथली पेंशन, पेंशन क्या होता है, मंथली मिलता है। तो सीधा ऐसे पेंशन स्कीम में याद रखना है, मंथली पेंशन दिया जाएगा। इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा देखिए, यहाँ जो पीएफ में एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, उसमें से क्या 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 किया जाता है, 8.33% पेंशन में दे दिया जाता है और 3.67% पीएफ में दिया जाता है। इतना याद नहीं रखना, परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तब याद रखना है। यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोविडेंट फंड स्कीम में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों पैसा जमा करते हैं एम्प्लॉय के लिए। लेकिन पेंशन स्कीम में और इंश्योरेंस स्कीम में सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, बस ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर एक ये बोलता है ईडीएलआई, मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इन स्कीम, मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इन स्कीम में क्या होता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। कोई एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसका जो विडो है या उसका जो रिलेटिव है, उसका लीगल हायर को पैसा दिया जाएगा, मतलब इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, ये समझ लीजिए।
यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। बस 3 वर्ड याद रखना है। यहाँ लमसम बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट में, यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों। बस यहाँ क्या मंथली पेंशन दिया जाएगा जब जॉब छोड़ देगा रिटायरमेंट में आफ्टर 55 ईयर्स 58 ईयर्स, काम खत्म। यहाँ कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयर। बस इसमें क्या इंश्योरेंस बेनिफिट मिले जाएगा, एम्प्लॉय जब मर जाएगा उसका इंश्योरेंस बेनिफिट उसके रिलेटिव्स को मिल जाएगा, काम खत्म। यहाँ कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयर। बस काम खत्म, इतना ही याद रखना है। और एक छोटा सा चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये तीनों एक्ट किस किस एस्टैब्लिशमेंट में, जो स्कीम है किस किस एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल। घुमा के फिरा के ये बोलना चाहता है, ये समझ लीजिए, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है। वो फैक्ट्री जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, बस। दूसरा, वो एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, बस। वह फैक्ट्री जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और वह एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, बस। नेक्स्ट में आ जाइए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लेस देन 50 एम्प्लॉय वर्किंग विदाउट पावर, माने बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हैं, मतलब वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 50 से कम आदमी काम कर रहे हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के, काम खत्म। ए न्यूली एस्टैब्लिशमेंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, कोई नया एस्टैब्लिशमेंट 5 साल तक, काम खत्म। और वह एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, क्योंकि उन लोगों को जो है प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का बेनिफिट उनके स्पेशल एक्ट में मिलता है। बस 3 पॉइंट याद रखना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, देखिए एग्जाम में लिखा हुआ है, एग्जाम वर्ड लिखा हुआ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 50 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा, वह एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी नया एस्टैब्लिशमेंट पहला 5 साल। तीसरा, जो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो तीनों स्कीम में अलग अलग पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पीएफ स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एक प्रोविडेंट फंड बनता है, हर महीना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का सैलरी से कुछ पैसा कट के वहां जमा होता है, और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको मिलता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देखिए, 12% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस टीए, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है, 12%। एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। या और एक चीज याद रखिएगा, एम्प्लॉय चाहे तो 12% से ज्यादा दे सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं दे सकता है। बस यही लिखा हुआ देखिए, 12% बेसिक वेजेस प्लस डीए, 12% ऑफ सैलरी, याद रख लीजिए, काम खत्म। और एम्प्लॉय कैन मेक कंट्रीब्यूशन अबव 12% बट एम्प्लॉयर कैन नॉट डू दैट, बस यही लिखा हुआ है। अब एलिजिबल एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को मिलेगा ये बेनिफिट, तो याद रखिएगा, वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं, बस इतना याद रखना। एम्प्लॉय हुज सैलरी इज नॉट मोर देन 50,000, बट यदि जिसका सैलरी ज्यादा है 15,000 से ज्यादा, वो भी ले सकता है विद द एम्प्लॉयर, माने एम्प्लॉयर का परमिशन से वो भी अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा सकता है। तो आपको सिर्फ के ये वर्ड याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 12%, बस दोनों का। बस कौन बन सकता है, वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं, बस इतना है। विड्रॉल फ्रॉम द फंड, मतलब हम फंड से, जो मेरा प्रोविडेंट फंड है उससे पैसा कब निकाल सकते हैं, मतलब रिटायर होने के बाद तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे 1 साल पहले हम चाहेंगे तो उस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। किस किस केस में निकाल सकते हैं, यदि एम्प्लॉय अपना घर खरीदना चाहे या कोई लोन का रिपेमेंट करना चाहे तब निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ 75%, जितना पीएफ में पैसा जमा हो उसका 75% ही हम निकाल सकते हैं, टाइम से पहले निकालना चाहेंगे। और याद रखिए, विड्रॉ जो होगा, जो विड्रॉल करेंगे 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट ही कर सकते हैं। 4 कीवर्ड याद रखना है। फंड से विड्रॉ कब कर सकते हैं, रिटायरमेंट से 1 साल पहले। कितना पैसा निकाल सकते हैं, टोटल जितना अमाउंट है उसका 75% निकाल सकते हैं। किस पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, घर खरीदने के लिए या लोन का रिपेमेंट करने के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। एडवांसेस फ्रॉम द फंड, फंड के लिए ध्यान से सुनिएगा, एडवांसेस फ्रॉम द फंड, फंड से हम कुछ एडवांस भी ले सकते हैं। यदि एम्प्लॉय चाहे तो कुछ अपना जो फंड में पैसा जमा हो रहा है, कभी नेसेसरी लगा तो फंड से एडवांस भी ले सकता है। किस 2 केस में ले सकता है, नेसेसरी कब होता है, जब इलनेस, मेडिकल ग्राउंड होगा तब लेगा, या बच्चा का मैरिज कराएगा या बच्चा को पढ़ाएगा। 3 ग्राउंड है, इलनेस, हॉस्पिटल केस होगा, मैरिज का केस होगा, उसका बच्चा का शादी कराना या एजुकेशन का बच्चा का सवाल होगा, तब वो फंड से एडवांसेस ले सकता है। अब एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पैसा टाइमली नहीं दिया तो एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%, वही लिखा है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट 12% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चौथा देखिए, इंस्पेक्शन,
और यदि कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर प्रोविडेंट मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोविडेंट फंड का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चाहता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्किंग आवर में कर सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन खुला है जिसका वर्किंग आवर है तब कर सकता है। और इंस्पेक्शन जेरॉक्स कॉपी ऑफ क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट टेकन ओनली ऑन वर्किंग आवर ऑफ द स्टाफ, वर्किंग आवर में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कैजुअल लेबर इज नॉट अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट। फॉरबिडन, जो रेड किंग है वो एग्जाम में आया हुआ इसीलिए बता रहे हैं, कैजुअल लेबर को प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिलता है, परमानेंट लेबर को मिलता है। Once PF Act is allowed, then it doesn't matter to reduce number of employees. यदि मेरा PF Act एक बार अप्लाई हो गया, मेरा एस्टैब्लिशमेंट में 20 से 5 एम्प्लॉय भी हो गया, 2 एम्प्लॉय हो गया, तो भी उसको प्रोविडेंट फंड हमेशा मिलेगा, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। पीएफ अमाउंट नेवर बी अटैच विद एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। याद रखे, मैंने कुछ फ्रॉड कर दिया, लेकिन कोर्ट चाहे तो भी मेरा प्रोविडेंट फंड का पैसा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी ग्राउंड में मेरा प्रोविडेंट फंड का पैसा कोर्ट नहीं ले सकता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पेंशन फंड। पेंशन का एक मंथली बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉय को, रिटायरमेंट होने के बाद वो पैसा मिलते जाएगा, उससे सर्वाइव करेगा। ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, याद रखिएगा। ये फ्रेम सीजी फ्रेम फॉर एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है। उसमें क्या क्या होता है देखिए, सुपर एनुएशन पेंशन मिलता है, मतलब मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बना कि 58 साल तक काम करेंगे, 56 साल तक काम करेंगे, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, उसके बाद उसको मिलेगा सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट पेंशन रिटायरमेंट में मिलेगा। यदि कोई एम्प्लॉय डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, परमानेंट टोटल डिसेबल पेंशन मिलेगा, या विडो पेंशन या चिल्ड्रन पेंशन मिलेगा, सिंपल सा चीज। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड, याद देखिए एम्प्लॉयर जो 12% पीएफ में देता है उसका 8.33% जो है यहाँ पर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर महीने। याद रखिएगा पेंशन फंड में सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ओनली अप टू, जब तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता, मतलब 58 साल तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होगा, उसके बाद एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल सा। When pension fund is allowed to be taken, when employee age is 50 years or more, 50 साल की उम्र हो गया उसके बाद पेंशन का पैसा ले सकता है। When employee completed 10 years or more, ठीक है, 50 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए और 10 साल कम से कम काम किया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। एवरेज सैलरी निकाल के जितना साल काम किया उसको 70 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा मंथली पेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, उतना पेंशन उसको दिया जाएगा। सिंपल सा चीज है, कीवर्ड को समझिए, वेरी शॉर्ट रिवीजन है। एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस स्कीम, याद रखिए। देखिए 4 लाइन बताएं, 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट made employee deposited link insurance scheme for the purpose of providing life insurance benefit to the family of the employee। याद रखिए ये एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है। बोलता है ये स्कीम बनाया गया था एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट देने के लिए, मतलब एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसका फैमिली मेंबर को पैसा दे दिया जाएगा उसके बिना, माने इंश्योरेंस बेनिफिट देगा, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर 1% जो है आपका बेसिक वेजेस डी और रिटर्निंग अलाउंस का जितना होता है उसका 1% कंट्रीब्यूट करता है हर महीना, और एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो याद देखिए ये पेंशन इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, याद रखिएगा। मेन वर्ड क्या है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर को मिलता है, इसमें एम्प्लॉयर 1% कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको पता है, यदि 15,000 if monthly pay exceeds 15,000 contribution payable is restricted। यदि किसी का सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन 15,000 तक होता है बस। द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉय, इंश्योरेंस का बेनिफिट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, बट गिवन टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मर जाएगा तो उसका नॉमिनी को बेनिफिट दिया जाएगा। इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया, पूरा स्कैनर भी सॉल्व करा दिया, इससे ज्यादा उसका जानने का बेकार नहीं। थैंक यू। और मेरा नोट जो मेरा यदि आपको सारा क्लासेस चाहिए तो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल में जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।
सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज चालू करेंगे हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ध्यान से सुनिएगा, जो चैप्टर में रेलिवेंट है एग्जाम के लिए और जो आपका सिलेबस में है वही चीज पढ़ाऊंगा। स्कैनर भी सारा सॉल्व होगा। और आपको यदि मेरे क्लासेस चाहिए मेरे चैनल को जाके जस्ट ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। और कुछ क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरी कंपनी का, उसमें फोन कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, अगले आगे आगे छोटा सा पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है आज का समझ लीजिए, उसके बाद अपने मेन क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट, नाम से आपको क्या लग रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, मेरे को लगता है कि मेरा वेजेस जो है लेबर लोगों को, मेरा वर्कर लोगों को, मेरा लेबर लोगों को उसका वेजेस मिलना चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? उन लोगों पे कोई अत्याचार ना किया जा रहा। सिर्फ दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेरा लेबर लोगों को उसका मिनिमम वेजेस लिखा हुआ है। वेजेस मतलब क्या? उसको उसका तनख्वाह, उसका काम का पैसा मिलना चाहिए। ये चीज होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में लिखा है प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, मतलब लेबर के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, लेबर को प्रिवेंट किया जाएगा एक्सप्लॉयटेशन से। एंड प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, मतलब लेबर को इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, वो चीज बताता है। तो कुछ नहीं याद रहे तो लिख दीजिएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। एकदम मिनिमम वेजेस एक्ट का नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिस्क्राइब करेगा कि मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। और अच्छा से याद रहे तो प्रिवेंट लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस प्लस प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरा चीज लिखना चाहिए दिस एक्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सा पहला वर्ड याद रखिए। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आ रहा है, कीवर्ड में पढ़ाऊंगा, मेरा नोट्स ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, जो मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखे उनको मिल जाएगा। हु इज एन एम्प्लॉय, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? कुछ नहीं पता है तो हमको इतना पता है एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो सैलरी में काम करता है। सैलरी हो सकता है उसको मंथली बेसिस मिले या हो सकता है डेली बेसिस में मिले। वो स्किल का काम कर रहा है या अनस्किल का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, और एक चीज है ये लॉजिकल चीज। देखिए अब एक्ट में क्या लिखा है, देखिए एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर सैलरी, मंथली बेसिस हो सकता है या डेली बेसिस। सिंपल सा लॉजिक है, एम्प्लॉय मतलब वो आदमी जो सैलरी के लिए काम कर रहा है। सैलरी आपका मंथली बेसिस भी हो सकता है और डेली बेसिस भी हो सकता है। दूसरा टू डू, क्या कर रहा है? स्किल, अनस्किल, मैनुअल और क्लरिकल वर्क। क्या काम कर सकता है एम्प्लॉय? स्किल काम भी कर सकता है, अनस्किल भी कर सकता है, क्लरिकल वर्क भी कर सकता है और मैनुअल वर्क भी कर सकता है, किसी प्रकार का भी काम कर रहा है। लेकिन तीसरा बोलता है एक्ट में वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होगा। एक तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बनाया वो उसमें कवर होगा और मिनिमम वेज रेट उसका फिक्स किया होगा। तो सिंपल 4-5 बातें याद रखना एम्प्लॉय का डेफिनेशन में। क्या? जिस आदमी को सैलरी मिल रहा है प्लस वो कोई भी प्रकार का काम कर रहा है। ऑब्वियसली सैलरी मिल रहा है तो काम करेगा, काम में स्किल हो सकता है, अनस्किल हो सकता है, कोई भी प्रकार का काम। सैलरी मिलना चाहिए प्लस वर्क होना चाहिए, वर्क ऑफ एनी टाइप, स्किल अनस्किल, 4 वर्ड याद रखना, स्किल अनस्किल मैनुअल और क्लरिकल। तो कीवर्ड क्या है? सैलरी मिलना चाहिए उसको प्लस वो वर्क करेगा। तीसरा शेड्यूल एस्टैब्लिशमेंट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर हो। चौथा उसका मिनिमम रेट फिक्स हो। 4 बातें हो, सैलरी मिलना चाहिए, वो वर्क करेगा, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होना चाहिए और मिनिमम वेज रेट उसका फिक्स किया हो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय में क्या चीज इंक्लूड है और क्या चीज इंक्लूड नहीं है। आर्मी पर्सन, आर्मी का जो मेंबर होता है आर्म फोर्स का, आर्मी पर्सन को इंक्लूड नहीं करते, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो जॉब वर्क में काम करते हैं आउट वर्कर बोलते हैं उसको, वो कवर है। कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं वो कवर है। और अप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी को बोल दिया तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो कीवर्ड याद रखना है आउट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्राइट गवर्नमेंट जिसको बोल देगा। आर्मी पर्सन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। कौन है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, याद रह जाएगा, एक बार ध्यान से सुनिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेजेस? वेजेस क्या होता है पूछ रहा है। सिंपल सा भाषा में क्या होता है वेजेस? मतलब तनख्वाह। मेरे को तो यही पता है। वेजेस मतलब रेमुनरेशन, जो वर्कर लोगों को जो रेमुनरेशन दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। या वो आप केस में दे सकते हैं, या चेक में दे सकते हैं, या कोई भी टर्म जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। जैसे एग्जांपल सुनिए, अब डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन, सारा रेमुनरेशन आपको पता है वेजेस है, प्लस एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लस तीन वर्ड है। कौन देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए देगा। एम्प्लॉयर किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा। किस लिए देगा? वो एम्प्लॉयमेंट करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, तीन वर्ड। वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन और एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब समझा रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, बस इतना याद है। क्या चीज होता है ध्यान से सुनिए। एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, सपोज मेरा कोई स्टाफ है और मेरा एसी का दुकान, हम एसी बेचते हैं। हम क्या किए, इस महीना उसको 10,000 रुपए दिए, प्लस एक एसी भी दे दिए। जाओ एक एसी, नया एसी हम उसको दे दिए कि तुम घर में ले जाओ, एक एसेट है तुम्हारा। तो वो एक एक्सप्रेस हो रहा है मनी के फॉर्म। पैसा के बदले हम क्या उसको 20,000 तनख्वाह देते हैं, 10,000 कैश दे दिए और बोले 10,000 तुम एक एसी ले लो, जाओ एक एसी दे दिए 10,000 रुपए। तो वो भी वेजेस का पार्ट हो गया। एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, चीज को समझिएगा, क्या चीज इंक्लूड नहीं है। कंपनी एचआरए फैसिलिटी देता है, वो इंक्लूड हो जाता है वेजेस में। क्या चीज इंक्लूड नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा, तब आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड जो कंपनी देता है एम्प्लॉय लोगों को, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहा है, ग्रेच्युटी पेमेंट दे रहा है, या हाउस लाइट वाटर और मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, या कोई रिम्बर्समेंट दे रहा है टूर एक्सपेंसेस, वो इंक्लूड नहीं। ये सब खर्चा है एम्प्लॉय का काम करने के रिगार्डिंग, इसलिए नहीं दिया जाता, नहीं बनता है वेजेस का पार्ट। तो वेजेस में सिर्फ इतना याद रखिएगा, वेजेस मतलब रेम्युनरेशन, और वह चीज एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, दो वर्ड याद रखिएगा, वेजेस मतलब रेमुनरेशन तो आपको समझ में आ गया, और कुछ भी जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तीसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, बस। क्या चीज इंक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड नहीं है, आप सुन लीजिए, ध्यान से रखिएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, टू फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ये याद रखिएगा, कुछ भी नहीं पता तो आपको पता है गवर्नमेंट फिक्स करेगा, और गवर्नमेंट मतलब डाउट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। तो कीवर्ड लिख दीजिएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज, काम खत्म। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करता है, हर 5 साल में वेज रेट को रिव्यू करता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज रेट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यू मिनिमम वेज रेट इन ईच 5 ईयर, ये याद रखिएगा। अब मिनिमम वेज रेट इज फिक्स आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग फैक्टर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 4 फैक्टर को कंसीडर करके मिनिमम वेज रेट फिक्स करता है। टाइम वर्क, कितना घंटा एम्प्लॉय काम किया, पीस वर्क, कितना नंबर ऑफ पीसेस बनाया, गारंटी टाइम रेट कितना है, और ओवर टाइम रेट। 4 चीज के लिए तो कीवर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करता है मिनिमम वेज रेट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 4 फैक्टर को कंसीडर करता है मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के लिए। टाइम वर्क देखता है, पीस वर्क देखता है, गारंटी टाइम रेट देखता है, ओवर टाइम रेट देखता है। उसके बेसिस में वो एम्प्लॉय का मिनिमम वेज फिक्स करता है। याद रखिए, 2 मेथड को फॉलो करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेज रेट फिक्स करने के लिए। एक होता है कमिटी मेथड और दूसरा होता है नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कमिटी बनाता है, वो कमिटी सब चीज चेक उक करके वेज रेट को फिक्स करेगा। और नोटिफिकेशन मेथड में एक आस्क वर्कर लोगों को पूछता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव को लाइए और बताइए आपका, माने वर्कर से ही पूछना हो गया कि तुम्हारा वेज रेट कितना होना चाहिए। कमिटी मेथड में वो एक कमिटी बनाएगा गवर्नमेंट और उसके थ्रू वेज रेट डिक्लेयर होगा, लेकिन नोटिफिकेशन मेथड में वर्कर लोगों से ही पूछा जाएगा उसका वेज रेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम का सिंपल सा मीनिंग है वर्किंग आवर ऑफ अ डे एक्सीड नॉर्मल वर्किंग आवर। यदि नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटा है और आपने 9 घंटा काम किया, जो एक्सेस जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं ओवर टाइम। समझ में आया? सपोज एक दिन आपने 9 घंटा काम किया
और आपका नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटा है, तो 9 - 8 इक्वल टू ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्किंग आवर ऑफ ए डे माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर, काम खत्म। और वर्क ऑन एनी डे एक्सेस नॉर्मल वर्किंग आवर, दैट मीन्स इट इज ओवर टाइम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, खाली नॉलेज के लिए है ये। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यदि गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है, वर्कर लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसका क्या क्या पावर है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले वो क्या वेज रजिस्टर को चेक करेगा कि वर्कर लोग को प्रॉपर वेजेस दिया जा रहा है क्या नहीं। दूसरा इंस्पेक्शन करेगा वेजेस डॉक्यूमेंट, मतलब चेकबुक वगैरह वेज जो पेमेंट हो रहा है उसका प्रॉपर है या नहीं। तीसरा एग्जामिन कर सकता है वर्कर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट सही है क्या नहीं। चौथा कोई डॉक्यूमेंट उसको सीज करना चाहे तो कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक चीज है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कैन एम्प्लॉयर पे वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर वेजेस काइंड में दे सकता है। सिंपल सा रूल है, वेजेस एम्प्लॉयर को केस में ही देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा। अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल यदि एम्प्लॉयर ले लेगा तो वो काइंड में भी वेजेस दे सकता है। तीसरा ये क्वेश्चन और है, व्हाट इज द वेज दैट इफ वर्कर परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ जॉब, मतलब एक वर्कर है सिक्योरिटी गार्ड भी है और प्रोडक्शन में भी वर्कर का काम करता है, तो इस केस में उसका वेज रेट कैसे निकालेंगे। या देखिए इस केस में उसका टाइम ऑक्यूपेशन देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ दे रहा है, और टाइम ऑक्यूपेशन के टाइम के बेसिस में उसका वेज रेट कैलकुलेट हुआ। याद देखिए एवरेज के बेसिस में नहीं होगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है और हमेशा बोलते हैं कि एवरेज के बेसिस में कंपनी ने कैलकुलेट कर दिया, वो गलत है। टाइम प्रोपोर्शनेट के बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा। मेरा नोट्स चाहिए तो मेरा चैनल को देखिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग। सेम इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पढ़े। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा चैप्टर को 5 से 10 मिनट में खत्म कर दूंगा और सब चीज कवर कर दूंगा। सारे प्रैक्टिकल जो सम है इसमें मैं एक एक करके बताऊंगा, तुम सुनिएगा। और मेरे क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या है? सिंपल सा भाषा में कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट के समय आपको एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा, उस जिसके कारण आप अपना फ्यूचर में सरवाइव करना है। और सिंपल सा समझिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो पैसा कमाता है वो अपना फैमिली में खर्चा कर देता है, ठीक है। जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो कमा नहीं पाएगा, तो उसके 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 बेसिस में क्या किया जाता है कि जितना दिन वो काम किया, मतलब 5 साल 10 साल जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिटायरमेंट के समय एक लमसम एक बड़ा अमाउंट का पैसा देगी, जिसके कारण फ्यूचर सर्वाइव कर पाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रेच्युटी। अब देखिए डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। ग्रेच्युटी मतलब एक रिटायरमेंट बेनिफिट, आप समझ गए। ये कब दिया जाता है? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है। जब बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो गया, नौकरी छोड़ देगा, सीधा सा बात है। तो ग्रेच्युटी का मीनिंग देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट, लमसम पेमेंट गिवन टू द एम्प्लॉय व्हेन ही रिटायर और लीव द जॉब। काम खत्म। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी लॉजिकली कब होना चाहिए? जब वो रिटायर होगा तब मिलेगा। ये चीज लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एदर बाय रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ द एम्प्लॉय का डेथ हो जाएगा तो उसका लीगल हायर को मिल जाएगा। सुपरएनुएशन मींस एज फिक्स इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुपरएनुएशन मतलब एक एग्रीमेंट बना मेरा और एम्प्लॉयर के बीच कि हम 20 साल काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, तो वो 20 साल का पीरियड को ही सुपरएनुएशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को बोलते हैं सुपरएनुएशन, ठीक है। सिंपल सा ग्रेच्युटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। और एक तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी मतलब लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिलेगा। सिंपल सा बात है, कब मिलना चाहिए? रिटायरमेंट के समय मिलना चाहिए। सिंपल सा बात है, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के समय मिलना चाहिए। अब ये प्रोविजन किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है? याद रखिए, एवरी फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशंस, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी सब पे एप्लीकेबल है। दूसरा, सोप एंड एस्टैब्लिशमेंट वेयर 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, वह सोप और एस्टैब्लिशमेंट जहां 3 और 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो, और एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर सकता है। कुछ याद नहीं रहे, 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, वह एस्टैब्लिशमेंट या सोप जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर सकता है। तीसरा याद रखना है,
फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। याद रखिएगा किसी भी स्टैब्लिशमेंट या शॉप में 10 एम्प्लॉय बोला है, बाद में सपोज कम हो गया 10 के कारण, देखिए प्रैक्टिकल सम ले रहा हूं तब समझेंगे। दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर। ठीक है, ये एक बार एप्लीकेबल हो गया किसी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो फिर हमेशा उस पर एप्लीकेबल होगा, दो उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लाइन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको डीपली समझा रहा हूँ। देखिए, ABC Private Limited incorporate on 2 January 1998, having 15 due to losses number of employee reduced to below 10। याद रखिए, बोलते हैं ABC एक कंपनी थी जहां 50 एम्प्लॉय काम करते थे। कंपनी को कोविड के कारण बहुत लॉस हो गया। क्या हो गया, कंपनी ने सिर्फ 10 एम्प्लॉय रख लिए, तब भी ग्रेच्युटी देना पड़ेगा उसको। समझ में आया? Here employee of ABC Private Limited is entitled for payment of gratuity। याद रखिए, एक बार ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल मींस एप्लीकेबल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा देखिए, एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉय मतलब वह पर्सन जो सैलरी वेजेस लेता है, सैलरी लेता है, वेजेस लेता है, सिंपल सा भाषा। एम्प्लॉय मीनिंग पर्सन एम्प्लॉय फॉर वेजेस, सिंपल सा चीज है। एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन टीचर्स लोग को इंक्लूड कर दिया गया है, सिंपल सा चीज है। अब देखिए, टर्म्स फॉर पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी, क्या क्या टर्म्स होना चाहिए, रूल्स क्या बोलता है। देखिए, एम्प्लॉय हैज रेंडर कंटिन्यूअस 5 ईयर ऑफ सर्विस, कम से कम कोई एम्प्लॉय 5 साल काम करेगा तभी ग्रेच्युटी देगा, सिंपल सा बात है। ऐसा नहीं 1 साल काम किया फिर बोलेंगे ग्रेच्युटी दी, तो कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा। बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, अब तो काम नहीं कर सकता, या एक्सीडेंट के कारण डिसेबलमेंट हो गया, लंगड़ा हो गया, तब भी वो काम नहीं कर सकता। तो ये 2 एजम्पशंस दिए हुए हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जाम में आया हुआ सब है। एग्जांपल, मिस्टर एक्स कैन नॉट कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस ड्यू टू डिसेबलमेंट। इन दिस केस मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। इस केस में मिस्टर एक्स को ग्रेच्युटी दिया जाएगा। मिस्टर एक्स विल रिसीव ग्रेच्युटी। ठीक है, सिंपल सा बात है, कम से कम आप 5 साल काम करेंगे तब ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू आपका डेथ हो गया या आपका डिसेबलमेंट हो गया, इस केस ये 2 एजम्पशन है, उस केस में आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के ऊपर एक सम आता है एग्जाम में, उसका फॉर्मूला क्या, सिंपल सा भाषा में समझिए। वेजेस जो भी सैलरी रहा इंटू 15/26 होल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, जितना साल वो काम किया उसको इंटू कर दीजिए। नॉन सीजनेबल बिजनेस, सीजनेबल बिजनेस या सीजन बिजनेस मतलब टी वगैरह का काम रहा उसका, तो उसमें क्या फॉर्मूला है, 7/26 होता है। ठीक है, क्योंकि सीजनल काम हर समय नहीं होता है। नॉन सीजनल में दिया है 15 और सीजनल में उसका आधा से कम कर देंगे, समझ में आया, 7 कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए, मैक्सिमम ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तीसरा रूल बोलता है सर्विस ऑफ 6 मंथ और मोर, 6 महीना उससे ज्यादा का सर्विस होगा तो उसको ईयर में राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 मंथ्स वेजेस, मतलब 20 महीना का जो वेजेस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। सपोज 20 महीना का वेजेस उसका 21 लाख रुपया आ रहा है, अब 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, और यही 19 लाख आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले। ठीक है, अब एक सम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, बेसिक सैलरी 70,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस और ओवर टाइम अर्निंग अलाउड मनी इसमें बेसिक वेजेस में नहीं आता, वेजेस का पार्ट नहीं है, सिर्फ डीए पार्ट। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल ये नॉन सीजनेबल एम्प्लॉय है तो क्या होगा, वेजेस इंटू जितना सैलरी है 15/26 इंटू कितना साल काम किया, तो 25 साल प्लस 6 महीना काम किया, तो 6 महीना को 1 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ राउंडेड ऑफ हो जाएगा, तो 26 साल हो गया। अब देखिए, 70,000 जो उसका बेसिक सैलरी था इंटू 26/15 इंटू 26 नंबर ऑफ ईयर इंटू 15/26 कर दिया, 10,50,000 आया, उसका उतना का पेमेंट दे दीजिए, ग्रेच्युटी का काम। ये सम को देख लीजिएगा, आपका पूरा खंडा क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ डेज सर्विस इंटाइटल फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट इन केस ऑफ सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट। सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट मतलब टी गार्डन वगैरह में कम से कम आप 75%, जितना दिन हम सीजन में काम हुआ है उसका 75% आप किए होंगे,
तभी आपको ग्रेचुटी मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, पेन एस्टैब्लिशमेंट ओपन फॉर 120 डेज, 120 दिन के लिए ओपन हुआ, 120 दिन हुआ काम किया, उसका 75% होता है 90 दिन। यदि आप 90 दिन काम किए हैं, सीजनल के लिए बोल रहा है, यदि आप 90 दिन काम किए हैं तो आपको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीजनल में याद रखिएगा कम से कम 75% आपको काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डे, जितना दिन वो काम होगा उसका 75% बस। और एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं सबका शॉर्ट में समरी और बताऊंगा। फॉरफिटेड ऑफ ग्रेचुटी मतलब एम्प्लॉयर ग्रेचुटी को फॉरफिटेड माने देना नहीं चाहते, इस केस में दे सकता है, इस केस में 2 केस में फॉरफिटेड कर सकता है, मतलब नहीं देगा ग्रेचुटी का पेमेंट। इफ एम्प्लॉइज मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस हैज डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के कारण कंपनी का, एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, याद रखिएगा। दूसरा, ऑफेंस एक्ट ऑफ एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय कोई क्रिमिनल केस, फ्रॉड वगैरह कर रहा है जिसके इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड भी, ठीक है। मतलब 2 चीज याद रखिएगा, या देखिए एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, दूसरा ऑफेंस कोई क्राइम कर रहा है एम्प्लॉय। अब याद देखिए, केस एग्जाम में बहुत बार आता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, ठीक है, जब उसका नौकरी छूटा, रिटायरमेंट हुआ, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को वापस नहीं किया। इस केस में भी एम्प्लॉय कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर रहा, वहां रह रहा है, याद रखिएगा, डैमेज नहीं कर रहा है, तो इस केस में एम्प्लॉयर चाह के भी उसका ग्रेचुटी का पैसा नहीं मार सकता है, देना ही पड़ेगा। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इफ एम्प्लॉयर इज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस, व्हेन एम्प्लॉय रिटायर देन एम्प्लॉयर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द लैंड, बट इन सच ए केस इफ एम्प्लॉय इज नॉट रिटर्न द लैंड देन आल्सो एम्प्लॉयर कैन नॉट फॉरफिट ग्रेचुटी ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल सा चीज था, पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखिए आगे आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है। सिंपल सा बोलना ये चाहता है कि कोई भी, सपोज मेरा कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि मेरा जो ग्रेचुटी, मैंने पब्लिक से पैसा ले लिया था या कुछ भी, मैंने किसी का पैसा ले लिया और मैंने पैसा वापस नहीं दिया और मेरा कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसका जो ग्रेचुटी का पैसा आएगा उसको मत दो, उसको दे दो, ऐसा नहीं कर सकता, याद रखिएगा। नो ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज लायबल टू अटैचमेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कोई भी हो, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर मेरा ग्रेचुटी का पैसा नहीं रोक सकता है, मतलब कोई भी कोर्ट चाह के भी आपका ग्रेचुटी का पैसा नहीं रोक सकता, ये याद रखिए। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी का रिकवरी मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टाइम से ग्रेचुटी का पैसा नहीं, पहले टाइम क्या होता है याद रखिएगा, ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन मैं रिटायर हुआ मैंने ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन दी थी, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन दे दिया कि आप ग्रेचुटी का पैसा देते हो, तो जब मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी का पैसा देना पड़ता है। अब देखिए क्या प्रोविजन लिखा हो, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ एम्प्लॉय, तो मेरे पास क्या हक है, मैं द एम्प्लॉय में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। हम एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाया हुआ है, उसके पास एप्लीकेशन कर देंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये वर्ड याद रखिएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन कर देंगे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को बुला के मीटिंग कराएगा, हेयरिंग कराएगा। उसके बाद यदि हम सही होंगे तो क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देगा कि इसको ग्रेचुटी का पेमेंट दो एम्प्लॉयर को विद इंटरेस्ट 9%, याद रखिएगा। अब क्या है, मैं जो एप्लीकेशन दूंगा वो दूंगा फॉर्म आई में, यदि मेरा कोई नॉमिनी भी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर्म जे में, और मेरा लीगल हायर भी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर्म के में, बस इतना ही याद रखना है ग्रेचुटी में, ठीक है। थैंक यू। मेरा सारा नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लेवल 2 में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। इंटर में लॉ एंड एथिक्स, ऑडिट, OMSM, NIDT सबका नोट्स मिल जाएगा विद फुल क्लासेस, सिर्फ 100 रुपीज चार्ज। थैंक यू। गुड इवनिंग। CMA इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज फैक्ट्री एक्ट 1948 का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो बताएंगे एकदम इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में आया है और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं, पूरा सिलेबस कवर। मेरा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल में जाके लेवल 2 को ज्वाइन कर लीजिए, आपको विद PDF नोट सारा क्लासेस मिल जाएगा। इंटर में लॉ एंड एथिक्स का सारा क्लासेस मिलेगा, IDT का क्लासेस मिलेगा,
OMSN का क्लासेस मिलेगा एंड ऑडिट का सारा क्लासेस मिलेगा, बाकी MCQ मिलेगा। एकदम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में। देखिए सबसे पहले मीनिंग समझिए, फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है। जो कीवर्ड है वही बताएंगे आपको, वही आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा। फैक्ट्री का मीनिंग क्या, फैक्ट्री का सिंपल सा मीनिंग है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये सबको पता है कि फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, तो ये तो आपको समझ में आता है। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आना चाहिए। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फैक्ट्री का मीनिंग क्या है। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो आपको कैसे याद रहेगा, सेक्शन 2MM फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बस। अब देखिए सेक्शन याद भी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग को समझिए। फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर जिस प्रेमिसेस में क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए विथ एड ऑफ पावर। मतलब यदि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ और 10 से ज्यादा आदमी काम करेंगे, उसको बोलेंगे फैक्ट्री। सिंपल सा है, प्रेमिसेस में, जिस प्रेमिसेस में मैन्युफैक्चरिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ और 10 से ज्यादा आदमी काम करना चाहिए, यदि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहां उससे डबल हो जाना चाहिए। जहां इलेक्ट्रिसिटी मतलब 20 और 20 से ज्यादा वर्कर हो जाना चाहिए। कीवर्ड याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है विद द एड ऑफ पावर, विद द एड ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं 10 और 10 से ज्यादा वर्कर है, बस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, 20 और 20 से ज्यादा वर्कर है। वर्कर साल में एक दिन भी काम करेगा तो चलेगा। अब देखिए क्या चीज इंक्लूड नहीं है, दो कीवर्ड याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस प्रेमिसेस में, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो 10 और 10 से ज्यादा वर्कर। मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है तो 20 और 20 से ज्यादा वर्कर, बस कीवर्ड याद रखिएगा। फिर बोलना चाहता है वर्किंग, जो वर्कर वर्किंग ऑन एनी डे, साल में एक दिन भी काम करेंगे तो फैक्ट्री का डेफिनेशन में आ जाएगा। अब क्या चीज इंक्लूड नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसको याद कैसे रखेंगे, क्या चीज इंक्लूड नहीं है, कीवर्ड याद रखिएगा। मोबाइल यूनिट इंक्लूड नहीं है, होटल इंक्लूड नहीं है, रेस्टोरेंट इंक्लूड नहीं है, रेलवे सेट इंक्लूड नहीं है, माइन इंक्लूड नहीं है। अब इसको याद कैसे रहे, कैसे याद रखना है, हम अपना मोबाइल लेके होटल गए, हम अपना मोबाइल फोन में बात करते करते होटल गए, ठीक है। फिर से बता रहे, कीवर्ड याद रखिएगा, हम अपना मोबाइल फोन में बात करते करते रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में खाना खा के होटल गए, होटल में जाने के बाद अपना सामान लेके रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के माइन की तरफ चले। कीवर्ड याद रखना है, बस। क्या याद रखना है, हम अपना फोन में बात करते करते रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में खाना खाए, खाना खा के होटल चले गए, होटल से अपना सामान लेके रेलवे सेट गए, रेलवे गए, रेलवे से माइंस में जाके उतर गए, काम खत्म। इतना याद रखना है, मोबाइल यूनिट, रेस्टोरेंट, होटल, रेलवे सेट एंड माइन फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आता है, बस इतना याद रखना है। अब एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, फैक्ट्री एकदम छोड़ने लायक नहीं है। दूसरा है हु इज ऑक्यूपायर, ठीक है, एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर। का सिंपल सा मीनिंग है जो फैक्ट्री को पूरी तरह कंट्रोल करता है, अल्टीमेट ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, जिसका पूरा फैक्ट्री के ऊपर कंट्रोल है, वो समझिए। तो ऑक्यूपायर का कीवर्ड याद रखिए, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री, जिसके पास फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल है उसी को बोलते हैं ऑक्यूपायर। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का सारा काम पे उस पर उसका कंट्रोल है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपायर। अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जिसके पास फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री का मालिक को ही ऑक्यूपायर बोलते हैं, सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। या आप सिंपल सा ये समझिए, जिसका पूरा कंट्रोल है फैक्ट्री के काम के ऊपर, उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं, ये याद रखिए। हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के काम पे जिसका पूरा कंट्रोल है उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। अब देखिए एग्जांपल देखिए, पार्टनरशिप फर्म में कौन अल्टीमेट ओनर है, पार्टनर, काम खत्म, सारा कंट्रोल कौन करता है, पार्टनर। कंपनी में सारा काम कौन करता है, डायरेक्टर्स।
फैक्ट्री ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, बस पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री का जो सारा काम देखता है, सिंपल भाषा में उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होगा, कंपनी में डायरेक्टर होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट काम देखने के लिए अपॉइंट किया है उसी को ऑक्यूपायर बोलते हैं। सिंपल सा भाषा में यही, जिसका पूरा कंट्रोल है फैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, देखिए ऑक्यूपायर, ये देखिए उससे पहले ये समझिए ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का जिम्मेदारी क्या है कि मेरा वर्कर, सिंपल सा भाषा में वर्कर मेरा है, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। हेल्थ ऑफ द वर्कर इंश्योर करेगा, इंश्योर फॉर हेल्थ ऑफ द वर्कर, वर्कर का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वर्कर का सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और वर्कर को वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे, मतलब अच्छा से काम कर सके। तो हेल्थ ऑफ द वर्कर, सेफ्टी ऑफ द वर्कर एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर इज द ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। बस 3 कीवर्ड याद रखना, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर, ये जिम्मेदारी है ऑक्यूपायर का। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, देखिए ऑक्यूपायर का जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटीज क्या है कि वर्कर का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वर्कर को हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और वर्कर के लिए अच्छा वेलफेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि ये ड्यूटीज है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि क्या करेगा ऑक्यूपायर, पॉलिसी बनाएगा वर्कर का सेफ्टी के लिए। देखिए मेक पॉलिसी फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर, क्योंकि वर्कर का सेफ्टी का इसी का जिम्मेदारी है, तो ये पॉलिसी बनाएगा सेफ्टी ऑफ द वर्कर। डिस्क्लोज डेंजरस इंफॉर्मेशन या हजार्डियस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन वर्कर के लिए हजार्डियस है, डेंजरस है, कोई केमिकल वगैरह जो वर्कर को नुकसानदायक हो उसके बारे में बताएगा। तो डिस्क्लोज डेंजरस इंफॉर्मेशन, सिंपल सा चीज है। अब देखिए इसका वर्कर का सेफ्टी है तो ये इमरजेंसी प्लान बनाएगा, कौन, ऑक्यूपायर। डिजास्टर कंट्रोल प्लान बनाएगा या सेफ्टी प्लान बनाएगा। प्लान 3 प्रकार का लिख सकते हैं, इमरजेंसी प्लान बनाएगा वर्कर लोगों के लिए, डिजास्टर कंट्रोल प्लान बनाएगा वर्कर के लिए, सेफ्टी प्लान बनाएगा वर्कर के लिए, और एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करेगा कंट्रोल करने के लिए हजार्डियस सब्सटेंस, जो हजार्डियस सब्सटेंस से जो नुकसान होता है वर्कर को, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपीरियंस आदमी को अपॉइंट करेगा। कुछ याद नहीं रहे, पॉलिसी बनाएगा वर्कर का सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी प्लान बनाएगा वर्कर का सेफ्टी के लिए, डिजास्टर कंट्रोल प्लान बनाएगा वर्कर के लिए, सेफ्टी प्लान बनाएगा वर्कर के लिए, डिस्क्लोज करेगा डेंजरस इंफॉर्मेशन या हजार्डियस इंफॉर्मेशन, और अपॉइंट करेगा एक्सपीरियंस पर्सन जो हजार्डियस सब्सटेंस को कंट्रोल कर सके। ठीक है, सिंपल सा चीज था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन अंडर फैक्ट्री एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1940। सर्टिफाइंग सर्जन मतलब समझ में आ रहा है डॉक्टर, सिंपल सा भाषा में डॉक्टर समझ लीजिए, या जो मेडिकल का प्रैक्टिस करता है उसी को बोलते हैं सर्टिफाइड सर्जन। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको अपॉइंट करता है वर्कर लोगों का ट्रीटमेंट के लिए। सिंपल सा बात है। सर्टिफाइड सर्जन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करता है वर्कर लोगों का ट्रीटमेंट के लिए, काम करता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वर्कर का। सिंपल सा चीज है। अब उसका ड्यूटीज क्या है, सबसे पहले एग्जामिन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। यंग पर्सन में देखिए बेसिकली यहाँ बोलना चाहता है कि जो बच्चा मतलब जो 14 साल कंप्लीट कर चुका है, फैक्ट्री में यदि कोई बच्चा 14 साल कंप्लीट कर चुका है तो और 15 साल से कम है तो वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। उसके लिए सर्टिफाइड सर्जन से एक अप्रूवल लगता है, एक सर्टिफिकेशन लगता है। तो सर्टिफिकेशन, एग्जामिन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड नहीं, जो 14 साल से ज्यादा का, याद रखिएगा। तो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन को एग्जामिन करता है एंड सर्टिफाई करता है, और यंग के ऊपर जो है उसको भी एग्जामिन करता है। 2 प्रकार का है, जो देखिए फैक्ट्री में कौन काम कर सकता है, जो 14 साल से ज्यादा का है उसको एग्जामिन करता है, सर्टिफिकेशन भी देता है कि ये काम कर सकता है। जो 25 साल का है उसको भी एग्जामिन करता है,
एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, दो चीजें बोलना चाहता है। तीसरा, यदि फैक्ट्री में कोई इंजर्ड होगा, इलनेस होगा, किसी का इंजरी होगा, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देगा। सिंपल सा लॉजिकल ही है, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ इलनेस और इंजरी। सिंपल सा चीज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेलफेयर मेजर टू बी टेकन इन द फैक्ट्री फॉर द वर्कमैन एम्प्लॉयड देयरइन एज पर द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से क्या क्या वेलफेयर मेजर वर्कर लोगों के बेसिस में लिया जाता है। ठीक है, वर्कर लोगों को क्या क्या थोड़ा बहुत फैसिलिटी देना चाहिए, वो चीज पूछता है। सबसे पहला वॉशिंग फैसिलिटी, वर्कर लोग अपना हाथ पैर धो सके, वो सुविधा देनी चाहिए। दूसरा है स्टोरिंग, वर्कर लोग अपना सामान टिफिन उफिन रख सके, उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए। तीसरा है ड्राइंग क्लोथ फैसिलिटीज, मतलब कपड़ा भी अपना सुखा सके, उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए। सिंपल सा देखिए, वॉशिंग का फैसिलिटी होगा, स्टोरिंग का फैसिलिटी होगा, ड्राइंग क्लोथेस मतलब कपड़ा सुखाने का फैसिलिटी होगा, सीटिंग फैसिलिटी बैठने का फैसिलिटी दिया जाएगा, फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाएगा, यदि किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स लगे, कैंटीन का फैसिलिटी होगा, रेस्ट रूम का फैसिलिटी होगा, लंच रूम का फैसिलिटी होगा। लॉजिकली आप लिख सकते हैं। क्रंचेस मतलब ये क्या होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है उन लोगों का एक रूम होता है, जो 6 महीना साल भर का बच्चा है उस लोगों को रेस्ट करने के लिए एक रूम दिया जाता है, वेंटिलेटेड रूम होता है फॉर चिल्ड्रन, उसी को बोलते हैं क्रेचेस। फिर वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंट करेंगे यदि 500 से ज्यादा वर्कर हुआ। तो सिंपल सा लॉजिकली 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। वॉशिंग फैसिलिटी, स्टोरिंग फैसिलिटी, ड्राइंग क्लोथ फैसिलिटी, सीटिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड बॉक्स फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, रेस्ट रूम, लंच रूम, ये सब तो आप लिख सकते हैं। रेस्ट रूम दिया जाता है वर्कर लोगों को, लंच रूम दिया जाता है, कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स एकदम आराम से लिख सकते हैं, बैठने का फैसिलिटी होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिकली आप लिख सकते हैं समझ के। एक बार देखिए एक क्वेश्चन और आया एग्जाम में आया, कैन एनी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, क्या बच्चा फैक्ट्री में काम कर सकता है। देखिए चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन, जिस बच्चा का उम्र 14 साल से कम वो अलाउड नहीं। बट यहाँ लिखा है चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स, मतलब आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 40 ही और सी कैन वर्क इन अ फैक्ट्री प्रोवाइडेड ही मस्ट बी ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफाइड सर्जन से फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा भाषा में, जो बच्चा का 14 साल से ज्यादा उम्र हो गया है वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन उसको सर्टिफाइड सर्जन से तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना पड़ता है। सिंपल से है, डॉक्टर से एक तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना पड़ता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना पड़ता है कि हम फिट है, हम काम कर सकते हैं फैक्ट्री में। सिंपल सा चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग आवर ऑफ चिल्ड्रन 4.5 घंटा एक दिन में बस। अडल्ट का चिल्ड्रंस का डबल 9 घंटा, चिल्ड्रंस को कितना 4.5 घंटा, अडल्ट को क्या कितना आवर है उसका डबल। बट अडल्ट लोगों को हर 5 घंटा बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। हर 5 घंटा काम करने के बाद 30 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, और मैक्सिमम 48 घंटा से ज्यादा उन लोग एक वीक में काम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मैक्सिमम 9 आवर सब्जेक्ट टू टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, और वर्किंग आवर ऑफ वुमेन याद रखिए 6 बजे से, सुबह 6 बजे से शाम का 7 बजे, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए और एक तो सिंपल सा है, रेस्ट रूम लंच रूम इफ मोर देन 150 वर्कर आर एम्प्लॉयड। यदि रेस्ट रूम और लंच रूम कब बनाया जाता है, जब 150 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, और कैंटीन कब बनाया जाता है, जब 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए एनी प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। एक केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ इशू। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेशन है जो जनरेट करता है, उसका कोई यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बोलते हैं, और वो फैक्ट्री नहीं होगा, याद रखिएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हेंस इट इज नॉट अ फैक्ट्री। बस इतना याद रखिएगा। थैंक यू।